बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर। कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, उसकी सिग्निफिकेंस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की क्या है, हम इसको डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अगर आप एक दफ़ा ह्यूमन बॉडी पे अगर आप नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि जो ह्यूमन बॉडी है वो एक्चुअली जो है वो कंपोजिशन है सेल्स की ना। ठीक है, अब ये जो सेल्स हैं बेसिकली, ये जो ह्यूमन बॉडी है इसकी जो एग्जिस्टेंस है, जो स्टार्ट है बॉडी का, वो फ्रॉम सिंगल सेल इसकी एग्जिस्टेंस है। मतलब इसका जो आगाज़ होता है, बिगनिंग होती है सेल लाइफ की, वो सिंगल सेल से हो रही होती है। और फिर ये सेल्स जिन्हें स्टेम सेल्स कह रहे होते हैं, जाइगोट कह रहे होते हैं, और देन ये टूटी फूटा स्टेम सेल्स फर्दर डिवीजन से गुजरते हुए डिफरेंट टिश्यूज बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये टिश्यूज फर्दर जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स बना रहे होते हैं। यानी अल्टीमेटली अगर देखो, जो बॉडी की जो फिजिकली जितनी भी कंडीशनिंग है, फिजियोलॉजिकल जितनी भी कंडीशनिंग है, वो तमाम की तमाम डिपेंडेंट होती है ऑर्गन्स के ऊपर। ठीक है, यानी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बॉडी फंक्शंस। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल लिवर है। अब लिवर ऑफ कोर्स इज मेड अप ऑफ सेल्स, लेकिन लिवर जो एक ऑर्गन है, इटसेल्फ एक ऑर्गन है। ये ऑर्गन जो है इज़ अ वेरी वेरी वाइटल ऑर्गन। और विदाउट लिवर जो है, क्योंकि सारा काम मेटाबॉलिज्म जितनी हो रही होती है वो लिवर में हो रही होती है, और डिटॉक्सिफिकेशन का हमारे लिवर के अंदर हो रहा होता है। तो अब अगर लिवर फंक्शनल नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि पूरी बॉडी जो है वो टॉक्सिन उसके अंदर स्प्रेड हो जाएंगे, और फौरन से जो है वो डेथ कॉज हो जाएगी। यानी बॉडी एक ऑर्गन के ना होने से कंप्लीटली सफ़र कर रही होती है। फॉर एग्जांपल किडनीज ले लें, और लिवर के अलावा किडनीज का काम क्या होता है कि वो एक्सेसिव वाटर को और इन टॉक्सिन्स को क्या कर रही होती है, बॉडी से रिलीज कर रही होती है, जो मेटाबोलाइज लिवर करके देता है प्रोडक्ट्स को, उनको टॉक्सिन्स को, उनको ये क्या करते हैं, किडनी जो है वो उसको जो है वो वाटर के थ्रू जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट करता है। अब अगर किडनी फंक्शनल ना हो, किडनी खराब हो जाए, तो देन यू हैव टू go for dialysis. That there's a procedure that actually manually uh, do this kind of thing, yeah, like excretion of water from your body. ठीक है, और जितने भी जो है वो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उसको बॉडी से, ब्लड से फिल्टर करके थ्रू यूरिन जो है वो पास कर रही होती है। अब ये वाइटल ऑर्गन्स हैं। इसी तरह से लंग्स हैं। lungs, they are vital organs because proper functioning of lungs, actually your life is actually completely depend on lungs ना। अगर lungs properly functional ना हो, properly ऑक्सीजन की absorption ना हो, तो लाइफ एक मिनट भी कंटिन्यू नहीं हो सकती है। इसी तरह हार्ट है। हार्ट भी इज अ वाइटल ऑर्गन कि अगर प्रॉपरली सर्कुलेशन ना करे ब्लड की, हार्ट उसका काम है कि इट्स वर्क लाइक अ मोटर। तो अगर ये प्रॉपरली फंक्शनिंग ना करे तो उसके नतीजे में होगा क्या, पूरी बॉडी के अंदर सिस्टम फेलियर हो जाएगा। ये जो ब्लड सर्कुलेशन का निज़ाम है ये फेल्ड हो जाएगा, और जब हार्ट एक्चुअली फेल्ड होगा अपनी वर्किंग कंडीशन से, तो उसके नतीजे में बॉडी का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। इट रिजल्ट्स ऑफ इन अ रिजल्ट्स इन अ डेथ। ठीक है, तो ये वाइटल ऑर्गन्स जितने भी बॉडी के अंदर हैं, ये जो ऑर्गन्स हैं, द लाइफ, द बॉडी इज टोटली कंप्लीटली फुली डिपेंड ऑन देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि जी ये ऑर्गन्स ख़राब नहीं हो सकते, बिल्कुल ये ख़राब हो सकते हैं। तो ख़राब होने के नतीजे में, क्योंकि हम अभी उस स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, रीजनरेटिव मेडिसिन के अंदर, कि हम जो है वो आ, जो है ये तमाम ऑर्गन्स जैसे लिवर है, किडनी, इसको फ्रॉम सेम इंडिविजुअल से रीजनरेट कर लें। हम अभी उस स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं। तो राइट नाउ इस वक्त जो टोटल डिपेंडेंस है इन केस ऑफ these organ failures is totally dependent on transplantation ना। तो तमाम का तमाम जो डिपेंडेंस है रिकवरी के लिए, क्योर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, वो
ट्रांसप्लांटेशन पर डिपेंडेंट हैं। अगर किडनी फेलियर हो जाता है तो पेशेंट्स इज वेटिंग फॉर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी ना, किडनी ट्रांसप्लांटेशन का वेट कर रहा होता है और कि उसको कोई डोनर मिल जाए जो उसको किडनी डोनेट कर दे और वो अपनी लाइफ को दोबारा से कंटिन्यू कर सके। तो ट्रांसप्लांटेशन इस वक्त ऑर्गन फेलियर का राइट नाउ अभी हमारे पास जो वाहिद हल है वो ऑर्गन फेलियर का वाहिद हल ट्रांसप्लांटेशन ही है। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन की अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1954 में डॉक्टर हैरिसन और डॉक्टर मैरल और डॉक्टर मोरे, ये तीन बेसिकली सर्जन्स थे जिन्होंने पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया था 1954 के अंदर। ठीक है, और दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल वर्ल्ड्स फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट। और इस ट्रांसप्लांट पे 1961 में इन्हें एम्ब्री प्राइज ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ साइंस दिया गया था, और ये बड़ा प्रेस्टिजियस प्राइज होता है मेडिसिन के अंदर। ठीक है, और ये इनका प्रोसीजर था और ये प्रोसीजर इन्होंने बेसिकली दो ट्विंस में किया था। मतलब जो दो ट्विंस थे उनमें से एक में से किडनी रिमूव करके, अब आइडेंटिकल जो ट्विंस होते हैं, अब आपको पता है कि they actually born from the same zygote ना, तो अब उनके अंदर जो मोस्टली जो जीन एक्सप्रेशन होता है वो मोस्टली सिमिलर होता है। ठीक है, ऑल्सो के 100% वो भी आइडेंटिकल नहीं होते, लेकिन 100% सिमिलर नहीं होते, लेकिन 90% 99% तक वो एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो ये दो ट्विंस के दरमियान में इन्होंने ये प्रोसीजर परफॉर्म किया था। ठीक है, और क्या किया था कि एक ट्विन से जो है वो एक किडनी लेके, अब जो है अगर आप देखो कुदरत ने, अल्लाह ताला ने हमें जो निज़ाम बनाया उसमें हमें किडनीज जो है वो पेयर्स की सूरत में दी हुई हैं। दो पेयर्स हैं, मतलब एक पेयर है पूरा ना, वन ऑन द राइट एंड वन किडनी ऑन द लेफ्ट साइड ना। अब ये जो किडनीज हैं ये वन किडनी अगर आप देखो तो वन किडनी इज सफिशिएंट इनफ टू कैरी ऑन योर नॉर्मल लाइफ ना। ठीक है, एक किडनी मोर देन इनफ होती है बॉडी से तमाम की तमाम एक्सक्रीशन करने के लिए, इज सफिशिएंट इनफ। ठीक है, तो जो दूसरी किडनी एक तरह से आप कह लो कि ये टू किडनी इज जस्ट जस्ट अ गिफ्ट ना, सेकंड किडनी इज अ गिफ्ट। ठीक है, तो अगर किसी ह्यूमन बीइंग से एक किडनी रिमूव कर ली जाती है और किसी ऐसे पेशेंट को जिसके दोनों किडनी फेल हो चुके हैं उसको ट्रांसप्लांट कर दी जाती है, तो इससे जो डोनर है उसकी लाइफ के ऊपर कोई एज सच कोई इफ़ेक्ट्स नहीं पड़ते हैं। हाँ, कुछ एहतियातें करनी पड़ती हैं कुछ अर्से तक, और क्योंकि हिज और हर लाइफ डिपेंडेंट ऑन वन किडनी, तो उस हिसाब से चेंजेस करनी पड़ती हैं लाइफस्टाइल के अंदर। अदरवाइज वन किडनी के साथ पूरी एक लाइफ गुजारी जा सकती है। ठीक है, तो ये पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था 1954 में, और उसके बाद से बाकायदा ट्रांसप्लांटेशन जो है उसका आगाज हो गया। ठीक है, और अगर अभी कुछ सालों में देख लो तो सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही नहीं बल्कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन भी जो है वो बहुत कॉमन है, और हर साल जो है वो कई सौ जो बच्चे हैं उनको और जो एडल्ट्स हैं उनको जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। आमतौर पे उनकी फैमिली मेम्बर्स से ही लिया जाता है। ठीक है, और जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। लिवर के बारे में अगर देखो तो लिवर भी इटसेल्फ बॉडी का वो वाहिद ऑर्गन है लिवर जो सारी जिंदगी रीजनरेट होता है। ठीक है, मरते दम तक रीजनरेट होता है। इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो रीजनरेट, आपको पता है क्यों होती है, क्योंकि एडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं, हमने इसको पहले थोड़ा सा देखा था। ठीक है, तो अब ये रीजनरेशन की कैपेसिटी ऐसी है कि अगर चिल्ड्रंस में जिनमें लिवर डिसऑर्डर्स होते हैं अगर उनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाए फ्रॉम फैमिली मेम्बर से लिवर का एक लूप, तो ये जो लोब है ये इनफ सफिशिएंट इनफ टू रीजनरेट अ होल लिवर इन अ चिल्ड्रंस। ठीक है, बच्चों में इनफ होता है ये एक लोब रीजनरेशन करने के लिए, और इससे पूरा लिवर फॉर्म हो जाता है। इसी तरह से जो डोनर है, देने वाला है, जिसने लिवर का लोब डोनेट किया है उसके अंदर भी रीजनरेशन का अमल होता है, और वो लोब कुछ अरसे के बाद पूरा का पूरा रीजनरेट करके पूरा लिवर फॉर्म हो चुका होता है। तो
लिवर की ये एफिशिएंसी है कि वो रीजनरेट कर सकता है। तो लिवर ट्रांसप्लांट भी इज़ वेरी कॉमन आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। लिवर ट्रांसप्लांट भी बहुत कॉमन है इस वक्त, और जो है आमतौर पे ये अलबत्ता जो है ये ट्रांसप्लांटेशन में एक जो है वो बहुत बड़ा रिस्क है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन में। वो सबसे बड़ा रिस्क ये है कि जो भी ह्यूमंस है ना, वो ह्यूमंस के अंदर क्योंकि सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है, यानी ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है आर्टरीज में, वेन्स में, तो सिस्टम एक पूरा का पूरा ह्यूमंस के अंदर एक पूरा का पूरा इट्स सेल्फ इम्यून सिस्टम भी मौजूद होता है, बॉडी डिफेंस सिस्टम भी मौजूद होता है, जिसका काम ये होता है कि वो आने वाले किसी भी फॉरेन पार्टिकल को, बैक्टीरिया को, वायरसेस को, टॉक्सिन्स को क्या करे, न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है, और बॉडी को डिफेंड करे और बॉडी को एग्जाइल में ना जाने दे, ठीक है। तो ये नेचुरली कुदरत ने, नेचर ने, अल्लाह ताला ने आपके बॉडी में ये सिस्टम रखा होता है। अब ये जो इम्यून सिस्टम है ये क्या करता है, ये बना तो इसलिए कि ये किसी भी फॉरेन पार्टिकल को, बैक्टीरिया को, वायरसेस को जो है वो किसी तरह से बॉडी में इन्वेड ना होने दे। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखो तो एक और इशू ये होता है कि जब कोई डोनर, कोई जो ऑर्गन है, कोई भी चाहे किडनी या लिवर, जब वो ट्रांसप्लांट किया जा रहा होता है तो ऑफकोर्स ये जो ऑर्गन है वो बॉडी के लिए एज अ फॉरेन पार्टिकल ही कंसीडर होता है। यानी जैसे ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा होता है, ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे बॉडी की जो कंडीशंस हैं, आप कह लो कि एक तरह से जो बॉडी की जीनोटाइप है वो मस्ट बी सिमिलर होनी चाहिए, मोस्ट सिमिलर होनी चाहिए विद द डोनर और जो रेसिपिएंट है उसकी। अगर ये दोनों मैच नहीं करती हैं, ठीक है, अगर ये दोनों की जीनोटाइप्स मैच नहीं करती हैं, डोनर की और रेसिपिएंट की, तो उसके नतीजे में क्या होता है, अब होगा क्या कि जैसे ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाएगा, बॉडी कंसीडर दिस ऑर्गन एज अ फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, और फॉरेन से बॉडी क्या करेगी, बॉडी फॉरेन से जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स देगी और उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल कंसीडर करेगी। तो यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ट्विंस के दरमियान में जो है, जो उनका जो जेनेटिक मैकअप है वो बड़ी हद तक सिमिलर होता है। दे हैव अ सेम ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, दे हैव अ सेम HLA टाइपिंग, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इनकी मैचिंग की जाए। आमतौर पे इसके लिए क्रॉस मैचिंग की जा रही होती है, ये टर्म हम यूज़ करते हैं। क्रॉस मैचिंग एक टेस्ट का नाम है। जब हम ब्लड किसी को डोनेट करते हैं तो ब्लड डोनेट करने से पहले जब किसी को दिया जाता है रेसिपिएंट को, तो रेसिपिएंट को देने से पहले देखा जाता है, क्रॉस मैचिंग की जाती है, देखा जाता है कि भाई इनके ब्लड ग्रुप सेम है। इसके बाद ये भी देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि जो रेसिपिएंट का जो ब्लड है उसके अंदर किसी किस्म की एंटीबॉडीज हैं अगेंस्ट डोनर ब्लड, ठीक है। तो वो दोनों को एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट करके देखा जा रहा होता है कि ये किसी किस्म की क्रॉस रिएक्टिविटी तो नहीं होगी बॉडी में। तो इसी तरह से जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जा रही होती तो वहाँ भी रेसिपिएंट और डोनर का जेनेटिक मैकअप जो है वो उसको देखा जा रहा होता है, उसको चेक किया जा रहा होता है बिफोर डूइंग ट्रांसप्लांटेशन। अच्छा, इन केस अगर खुदा न खास्ता अगर डोनर की अगर ये कह लो, अगर जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट के ब्लड में अगर डोनर के अगेंस्ट, यानी जो डोनर का डोनर सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज अगर मौजूद होंगी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांट, तो उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में होता ये है कि बहुत ही ज़्यादा रैपिड बॉडी का एक रिएक्शन आता है, ठीक है, और ये रैपिड एंटीबॉडी रिएक्शन जो है उसके नतीजे में होता क्या है कि ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है डोनर में, रेसिपिएंट में,
डोनर से लेके, तो अगर रेसिपिएंट की बॉडी में ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांट ऐसी एंटीबॉडीज मौजूद हैं जो डोनर सेल्स के अगेंस्ट हैं, तो उसके नतीजे में जो रिएक्शन आएगा वो बहुत रैपिड होता है, ठीक है। और इतना रैपिड होता है कि वो जो ऑर्गन के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जा रही होती है, ये जो ऑर्गन है इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, इतना रिएक्शन जो है वो रैपिड होता है कि वो इन ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। यानी और इस तरह के ये जो रिएक्शन कहलाता है बेसिकली इसे हम हाइपर एक्यूट रिजेक्शन कह रहे होते हैं, यानी बड़ी एब्रप्ट रिजेक्शन होती है। ऐसा आमतौर पे जब होता है कि जब पेशेंट के रेसिपिएंट के या पेशेंट के ब्लड में ऑलरेडी एंटीबॉडीज मौजूद हो अगेंस्ट डोनर सेल्स या डोनर का जो ऑर्गन है उसके अगेंस्ट। तो अब होता क्या है कि जब इस तरह से होता है तो ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, जैसी ट्रांसप्लांटेशन होता है फ़ौरन से बॉडी का रैपिड रिएक्शन आता है और वो जो वेसल्स हैं, जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, पास ऑन हो रही है ऑर्गन में, वो फ़ौरन से ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से। और इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं हाइपर एक्यूट रिजेक्शन ना, यानी बॉडी रिजेक्ट कर रही है उसको, इस ऑर्गन को, ठीक है, वो उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल, एज अ फॉरेन थ्रेड जो है वो फॉरेन पार्टिकल के तौर पे उसको डील कर रही है। तो हाइपर एक्यूट रिजेक्शन से बचने के लिए हमेशा जो है वो एंटीबॉडीज़ का एक पूरा टेस्ट है, पूरी एक उसकी आप समझ लें कि सीरीज़ है। वो टेस्ट किए जाते हैं, रेसिपिएंट्स के ब्लड को लिया जाता है और डोनर के ब्लड को लिया जाता है वो, और ये तमाम एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो अब बिफोर डूइंग ट्रांसप्लांटेशन, बिफोर डोनेटिंग ऑर्गन्स, वो क्या किए जाते हैं, टेस्ट जो है वो किए जा रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से इनमें एक जो एंटीबॉडी, इन तमाम एंटीबॉडी टेस्ट में अगर देखें तो एवीओ ब्लड ग्रुपिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ब्लड ग्रुप्स मैच करने चाहिए रेसिपिएंट के और डोनर के। अगर यही मैच नहीं करेंगे तो पॉसिबल है ही नहीं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो पहला स्टेप तो होता यही है कि हमेशा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग या एबीओ ब्लड टाइपिंग की जाती है ताकि देखा जा सके कि भाई दोनों पेशेंट्स और डोनर के ब्लड ग्रुप्स मस्ट बी सेम। इसके अलावा HLA टाइपिंग भी की जाती है, हम जिसे ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टेस्टिंग कहते हैं। HLA टाइपिंग भी की जाती है देखने के लिए कि किसी किस्म की रेसिपिएंट के ब्लड में डोनर के अगेंस्ट किसी किस्म की एंटीबॉडीज तो मौजूद नहीं है कि जिसकी वजह से हाइपर एक्यूट रिजेक्शन हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो पहले एंटीबॉडी टेस्टिंग के थ्रू और जो है वो ओवरकम करने की कोशिश की जाती है, कम से कम करने की कोशिश की जाती है इम्यून रिस्पॉन्स को, कि किसी किस्म का इम्यून रिस्पॉन्स ना हो, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। और एक ये जो चीज़ें ये बिफोर सर्जरी हैं, और कुछ जो है प्रोसीजर्स हैं वो आफ्टर सर्जरी किए जाते हैं। आम तौर पे होता क्या है कि ये जो जैसी सर्जरी की जाती है तो ये जो ऑर्गन है जो डोनर से रेसिपिएंट को ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो इवन के इसके अगेंस्ट बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स, नॉट दैट हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, बट बॉडी थोड़ा बहुत उसका इम्यून रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट आता है और डिफरेंट एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। बट इट टेक्स टाइम ना, और इसको डेवलप होते होते कई दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो इस इम्यून रिस्पॉन्स को रोकने के लिए या कम से कम करने के लिए जो है वो कुछ ड्रग्स यूज़ की जाती हैं जिन्हें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का काम क्या होता है? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का काम ये होता है कि वो क्या करती हैं, बॉडी की इम्यूनिटी को जो है वो कम करती हैं। यानी एक तरह से कह लो ये जो इम्यून सिस्टम है इसकी एक्टिविटी को कम करती हैं ताकि ये इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिव ना हो, और ये जितना कम एक्टिव रहेगा उतना ज़्यादा सर्वाइवल जो है जो टाइम है ऑर्गन का वो बढ़ेगा। जिससे फॉर एग्जांपल किडनी ट्रांसप्लांट है तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देनी पड़ती हैं ताकि ये किडनी के अगेंस्ट किसी किस्म का एंटीबॉडी रिएक्शन ना आए बॉडी का, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो किडनी है उसका सर्वाइवल टाइम बढ़ता है, जिससे पेशेंट की लाइफ का सर्वाइवल टाइम भी बढ़ता है, ठीक है।
तो पेशेंट का जो सर्वाइवल टाइम है वो भी उससे क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। तो कुछ चीज़ें बिफोर ट्रांसप्लांटेशन की जा रही होती हैं, कुछ चीज़ें आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन की जा रही होती हैं टू मेक श्योर कि जी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा रैपिड ना हो, बहुत ज़्यादा ना हो अगेंस्ट न्यू ऑर्गन। ठीक है जी। अच्छा, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स में जो हैं वो बहुत सारी ड्रग्स हैं जो आती हैं। आमतौर पर जो स्टीरॉइड्स हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कीमोथेरेपी में भी यूज़ होती हैं कैंसर के लिए, कैंसर के अगेंस्ट जो कीमोथेरेपी की जाती है उनमें एज़ाथायोप्राइन है जो कि पहली ड्रग है जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स में यूज़ की जाती है एज अ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। ठीक है, और ये एज़ाथायोप्राइन क्या कर रही होती है, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रही होती है। ठीक है, ये पहली कीमोथेरेपेटिक ड्रग है जो कि इस्तेमाल की जाती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए। ऑल्थो कि ये बहुत अच्छी ड्रग है इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, लेकिन विद ऑल द ड्रग्स दैट एक्चुअली सप्रेस इम्यून सिस्टम, उनके साथ बहुत सारे एडवर्स रिएक्शन जो हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो भी जुड़े होते हैं, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी उसके साथ एसोसिएट होते हैं। तो इनका जो यूज़ है लॉन्ग टर्म इज़ क्वाइट डेंजरस ना, कि ये इज़ नॉट दैट गुड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और इसलिए आम तौर पे जो है वो स्टेरॉइड्स ही यूज़ किए जा रहे होते हैं जो कि इस ड्रग के मुकाबले में थोड़े से लेस साइड इफ़ेक्ट्स रखते हैं। जैसे प्रेडनिसोन है, ये स्टेरॉइड्स हैं, ये सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो प्रेडनिसोन जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है, स्टेरॉइड है इम्यूनोसप्रेशन के लिए। अच्छा, एक एक दफ़ा 1970 में जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन बेसिकली ये सॉइल फंगस से आइसोलेट की गई थी ये ड्रग, और जब ये फर्स्ट टाइम ये ड्रग यूज़ की गई थी तो इसने जो ट्रांसप्लांट पेशेंट थे जो जिनको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, तो उनके सर्वाइवल को 1 साल तक बहुत बेहतर कर दिया था, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया था। यानी बहुत बेहतर तरीके से ये इसने क्या किया था, इम्यूनिटी को सप्रेस किया था विद वेरी लेस साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, और ये ड्रग 1970 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी। साइक्लोस्पोरिन जो है वो अभी भी यूज़ की जा रही होती है। ठीक है, और ये आइसोलेट इन्होंने की थी सॉइल फंगस से ना। तो साइक्लोस्पोरिन जो है वो हर तरह के ट्रांसप्लांट में अब समझ लो कि एक तरह की गोल्ड स्टैंडर्ड ड्रग है, यानी ये लाजमी इस्तेमाल की जा रही होती है। ठीक है, इसके साथ और भी दवाएं हैं, और भी डिफरेंट इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं, वो भी कॉम्बिनेशन में यूज़ की जा रही होती हैं, जैसे ट्रैक्टोलिमस है, माइक्रोफिनोलेट है, मॉफेटल है, सिरोलिमस है, ये और ड्रग्स भी हैं, ये भी सारी इम्यूनोसप्रेसेंट ग्रुप है, ये भी यूज़ की जा रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो साइक्लोस्पोरिन है जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो लिवर ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो हार्ट ट्रांसप्लांट हो। ठीक है, तो इज़ अ वेरी गुड ड्रग यूज टू सप्रेस इम्यूनिटी ना। और भी कुछ और भी ड्रग्स हैं जो कि यूज़ की जा रही होती हैं, जो क्या कर रही होती हैं, बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, उनको क्या कर रहे होते हैं, उसको सप्रेस कर रही होती हैं, एक तरह से उसको रिड्यूस कर रही होती हैं। ठीक है, क्योंकि आमतौर पर ये टी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिजेक्शन में, ठीक है, ग्राफ रिजेक्शन में। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो ऑफकोर्स बॉडी के अंदर जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये सबसे ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून इम्यून रिजेक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इनको ओवरकम करने के लिए, इनको कम करने के लिए, सप्रेस करने के लिए भी जो है वो बहुत सी दवाएं जो यूज़ की जा रही होती हैं, जैसे म्यूरोमोनाब है, डैक्लिजुमाब है, बेसिलैक्जिम है, तो ये इस्तेमाल की जा रही होती हैं।
अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी एंटीबॉडीज यानी अगेंस्ट ह्यूमन लिम्फोसाइट्स वो भी जो है वो भी इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यानी ये जो है टी लिम्फोसाइट्स के अगेंस्ट एनिमल मॉडल के अंदर एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं एंड देन इन एंटीबॉडीज को एज अ थेरेपेटिक प्रोटीन यूज किया जाता है ह्यूमन लिम्फोसाइट्स को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, ताकि जो है वो ऑर्गन रिजेक्शन जो है उसको क्या किया जा सके, कम से कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, और उसकी लाइफ को एक्सटेंड किया जा सके। ये तमाम अगर आप देखो तो ऑल थो के इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स भी दी जा रही होती हैं, साइक्लोस्पोरिन भी दी जा रही है, और इससे पहले टेस्टिंग भी की जा रही होती है और एंटीबॉडीज़ भी यूज़ की जा रही होती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखो तो ये जो रिजेक्शन है ना, ये जो ऑर्गन है, इसकी जो रिजेक्शन है, इसको हम कंप्लीटली रोक नहीं सकते। क्या मतलब है, हम इसको स्लो कर सकते हैं, इतनी सारी दवाएं देके हम सिर्फ उसको स्लो कर सकते हैं, यानी प्रोसेस को कम से कम कर सकते हैं, लेकिन हम उसको 100% ख़त्म नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे। तो रिजेक्शन तो होनी है, हाँ, ये स्लो हो सकती है और ये होके रहती है, यानी एक तरह का एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, एक ऑन गोइंग प्रॉब्लम है जो कंटिन्यू रहता है अनटिल अनलेस कि जी आप ये सप्रेशन यूज़ करते रहेंगे जब तक ये वर्क कर रही हैं, अनटिल अनलेस के। लेकिन उसके बाद फिर होता क्या है कि जी जो इम्यूनिटी है वो ओवरकम करके ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, यानी ये जो है ऐसा नहीं होता कि ये लाइफ लॉन्ग होती है, तो ये लाइफ लॉन्ग ख़ास तौर पे किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर लाइफ लॉन्ग ये मामला नहीं होता है। आम तौर पे जो है, अच्छा जी, जो सक्सेस है ट्रांसप्लांटेशन की कि ये ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, एक्चुअली इसको जो मेजर किया जाता है वो मेजर किया जाता है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है उसके सर्वाइवल से, और दूसरा पेशेंट के सर्वाइवल से, यानी उससे मेजर किया जा रहा होता है। ठीक है, यानी एक तो ऑर्गन का सर्वाइवल देखा जा रहा होता है कि पेशेंट की बॉडी में ऑर्गन कितना सर्वाइव करता है, और साथ साथ पेशेंट का सर्वाइवल देखा होता है कि पेशेंट इटसेल्फ उसकी लाइफ कितनी है, वो कितना जो है वो सर्वाइव करता है। अगर देखा जाए तो 80% किडनी पेशेंट्स में जो है 80% किडनी पेशेंट्स यानी जिनकी लाइफ जिनको किडनी ग्राफ्ट किया गया था, किडनी ट्रांसप्लांटेशन की गई थी, उनमें से 80% में से 65% पेशेंट्स का जो ऑर्गन था, जो ग्राफ्ट था, हम इसको ग्राफ्ट के टर्म में इस्तेमाल कर रहे थे ऑर्गन के लिए, ये जो ग्राफ्ट था ये 5 साल तक इसका सर्वाइवल रेट था, यानी 5 साल तक जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा, यानी 5 साल तक ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने के बाद फंक्शनल रहा। लेकिन 5 साल के बाद उसकी फंक्शनिंग ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो गई? ऑफ कोर्स इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, इम्यूनो रिजेक्शन की वजह से वो फंक्शनल नहीं रहा 5 साल के बाद। तो 80% पेशेंट्स में से 80% पेशेंट्स में से जो 65% थे उनके अंदर सर्वाइवल रेट वो 5 ईयर्स तक था। अब सोचो बाकी के जो थे वो 5 ईयर्स नहीं था, उससे कम था। ठीक है, और 80% है, बेसिकली 80% पेशेंट सर्वाइवल की बात हो रही है। ये 80% पेशेंट जो सर्वाइव करते हैं जिन्हें किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था, उनमें से 65% जो है उनके जो ऑर्गन्स हैं वो 5 साल तक काम करते हैं। ठीक है, और 5 साल के बाद ये फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं। अब होता क्या है, अगर आप यहाँ देखो तो जो जो किडनी सर्वाइवल रेट है वो जो है 65% है, पेशेंट सर्वाइवल 80% है। तो अब किडनी सर्वाइवल यानी जो ऑर्गन लगा हुआ है उसका सर्वाइवल 65 है, तो फिर पेशेंट का सर्वाइवल 80% क्यों है? ऐसा इसलिए है, ऐसा सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट में है। क्या मतलब, क्यों होता क्या है कि जब ये 5 साल के बाद किडनीज नहीं वर्क करती हैं तो क्या होता है, पेशेंट दोबारा डायलिसिस पर चला जाता है, तो इस वजह से उसका थोड़ी देर से सर्वाइवल और बढ़ जाता है। ठीक है, इस वजह से जो पेशेंट सर्वाइवल आपको 80% नजर आ रहा है,
क्योंकि किडनी फेलियर के नतीजे में वो दोबारा से डायलिसिस पे चला जाता है और डायलिसिस के नतीजे में उसका जो लाइफ पीरियड है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, या फिर वो वेट करता है अगले ट्रांसप्लांटेशन का, ठीक है, कि उसको दोबारा का जो है ऑर्गन डोनेट कर दे, वो मजीद 5 साल निकाल ले, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन का सक्सेस रेट कैलकुलेट किया जा रहा होता है, और ये नॉट मोर देन, अगर देखो तो 5 साल से ज़्यादा जो है वो किडनी का ग्राफ नहीं चलता, और ये मैक्सिमम है। अगर हम बात करें दूसरे ऑर्गन्स की, तो उसका जो सर्वाइवल पीरियड है वो इससे कम है, ठीक है। और अगर उसका सर्वाइवल रेट देख लो तो जो है, जो पेशेंट सर्वाइवल रेट है दूसरे ऑर्गन्स में वो बहुत कम है। फॉर एग्जांपल लिवर है, अगर लिवर आप ट्रांसप्लांट करते हो, हार्ट है अगर वो ट्रांसप्लांट करते हो, या लंग्स है ट्रांसप्लांट करते हो, तो अब अगर इन केस ऑर्गन फेल होता है, तो अब लंग्स, लिवर और हार्ट अगर देखो तो दे आर द मेजर वाइटल ऑर्गन्स के, अगर ये फेल होंगे तो लाइफ कंटिन्यू नहीं हो सकती है। तो उसके नतीजे में होगा क्या, कि अगर ऑर्गन फेलियर होता है तो पेशेंट डेथ है, ठीक है, यानी पेशेंट फौरन से डाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेजर ऑर्गन्स हैं। तो किडनी में आपको ये सर्वाइवल रेट पेशेंट का और ऑर्गन का डिफरेंट मिलेगा, लेकिन बाकी ग्राफ्स में, बाकी ट्रांसप्लांटेशन में आपको पेशेंट सर्वाइवल रेट और ऑर्गन सर्वाइवल रेट सिमिलर ही मिलेगा। क्योंकि होता क्या है कि लिवर ट्रांसप्लांट की सूरत में, लंग्स की ट्रांसप्लांट की सूरत में, और जो है वो हार्ट की ट्रांसप्लांट की सूरत में, अगर ऑर्गन फेल होता है वट एवर पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो पेशेंट भी वहीं एक्सपायर हो जाएगा, पेशेंट भी का सर्वाइवल मुमकिन नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, जो ऑर्गन्स हैं जो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है। खाली किडनीज ही नहीं है जो कि ट्रांसप्लांट की जाती हैं, ठीक है, हार्ट्स भी हैं, लिवर भी हैं, हार्ट के जो वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, तो ये वॉल्व्स हैं वो भी ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। लंग्स हैं, इसके अलावा पेनक्रियास है जो इंसुलिन बना रहा होता है, ये भी ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से कॉर्निया है जो बेसिकली आँख की हमारी पुतली होती है, और ये भी ट्रांसप्लांट होती है। इस तरह स्किन है, बोन्स हैं, हमारी मेजर बोन है, ये फीमर है, टिबिया है, ये बोन्स भी क्या हो रही होती हैं, ये भी ट्रांसप्लांट होती हैं। इवन के इंटेस्टीन है, इंटेस्टीन के पार्ट्स भी जो है, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन के ये पार्ट्स भी ट्रांसप्लांट होते हैं इन सिवियर इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के अंदर। इस तरह से मस्कुलर टेंडन्स होते हैं, ये हैं, वेन्स हैं, और ये हमारा ग्लैंड है थाइमस, इवन ये तक भी जो है वो ट्रांसप्लांट होता है। तो सिर्फ हमें किडनी का और लिवर का और हार्ट का और लंग्स का पता है, इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिसके सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हो चुके हैं और दुनिया में होते हैं, ठीक है। और एक और बात ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर आप देखो जैसे जैसे जो है वो ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे अगर आप देखो तो नंबर ऑफ पेशेंट्स हु आर वेटिंग फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये जो लिस्ट है ये भी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। ये लिस्ट इंक्रीज होती चली जा रही है, और विद एवरी डे नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज हु नीड ट्रांसप्लांट। तो इसको ओवरकम करने के लिए एक और जो रिसर्च एरिया जिस पे काम हो रहा है वो जीनो ट्रांसप्लांटेशन का है। क्या मतलब कि किसी तरह से एनिमल्स से जो है ऑर्गन्स को लेके उनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाए ह्यूमंस में। ऑल्सो कि ये बहुत ही ख़तरनाक और कह लें कि बहुत ही इम्पॉसिबल अप्रोच नज़र आती है, क्योंकि जब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन में इतने प्रॉब्लम्स हैं, इम्यूनो रिजेक्शन का प्रॉब्लम है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि जी जीनो ट्रांसप्लांटेशन आप करें और किसी भी एनिमल से एनिमल्स टेस्टिंग करें, चाहे वो कोई भी, चाहे वो चिंपैंजीज हों या जो गोरिल्लाज हों, जो आप बहुत ज़्यादा नेयर स्पीशीज़ हैं ह्यूमंस के साथ, उससे भी करें। तो जब ह्यूमन टू ह्यूमन में इतने मसले हैं, तो नॉन ह्यूमंस के अंदर
कैसे सक्सेसफुल होगा ट्रांसप्लांटेशन। और हाउएवर लेकिन इसके ऊपर जो है वो काफ़ी रिसर्च जो है वो गोइंग ऑन है कि किस तरह से इसको जो है वो यूज़ किया जाए। ठीक है जी। ट्रांसप्लांट्स अगर हम देखें तो ट्रांसप्लांटेशन जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, यानी जो ट्रांसप्लांट्स होते हैं इसकी मल्टीपल टाइप्स होती हैं। आप कह लो कि 6 टाइप्स इसकी होती हैं जो कहलाती हैं ऑटोग्राफ्ट या ऑटो ट्रांसप्लांटेशन, एलोग्राफ्ट या एलो ट्रांसप्लांटेशन, आइसोग्राफ्ट या जीनोग्राफ्ट या जीनो ट्रांसप्लांटेशन, स्प्लिट ट्रांसप्लांट्स और डोमिनो ट्रांसप्लांट्स। तो ये 6 टाइप्स हैं ट्रांसप्लांट की, जिसका हम डिटेल में अभी डिस्कस कर लेते हैं कि इनका क्या मतलब होता है।